वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अरसे दराज से मुसलसल पाकिस्तान में बरसों हुक्मरान रहने वाली अशराफिया की माली करप्शन और नाजायज़ दौलत को महफूज बैनुल-अक़वामी मालियाती पनागाहों में मुंतकिली और इसके नतीजे में इन गरीब मुल्कों के लिए पैदा होने वाले माशी मसाइल की निशानदही करते रहे हैं। There are two types of people in Pakistan. One who corrupt the system, two types of corruption. One are people who corrupt the system to make money, and the others, the majority, are corrupted by the system. So, the ones who have corrupted the system must be held accountable. उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब में भी दुनिया को तरक्की पजीर मुल्कों की करप्ट हुक्मरान अशराफिया की जानिब से नाजायज़ दौलत की तरक्की याफ्ता मुल्कों की महफूज मालियाती पनागाहों में मुंतकिली की जानिब मुतवज्जो किया। Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the FACT-I panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. उस वक्त तो शायद किसी के गुमान में भी न था कि 2016 में पानामा पेपर्स जारी करने वाली तहकीकाती सहाफ़ियों की आलमी तंजीम ICIJ चंद दिन बाद पंडोरा पेपर्स के जरिए करप्ट हुक्मरानों, सियासतदानों और अशराफिया के लिए एक तूफान का पेश खेमा साबित होगी। पानामा पेपर्स के जरिए हजारों की तादाद में लीक की गई दस्तावेजात ने दुनिया भर के करप्ट सरबराहान मुमलिकत, हुक्मरानों और नामवर शख्सियात के ऑफशोर कंपनीज के साथ ताल्लुक नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ऑल पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बुआ बढ़ा सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के लोग जो है वो बहुत डायनेमिक लोग हैं। यहाँ पर लोगों ने बहुत ग्रास रूट से अपने काम का आगाज़ किया और आज जो है वो उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है और आज उन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़रा मुबादल लाने वालों में जो है उनका शुमार होता है। तो लिहाजा हमें आपकी सलाहियत के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं। जो दूसरी बुनियादी चीज़ है, किसी हुकूमत का कहाँ से टेस्ट होता है, कहाँ से पता चलता है। आप ये देखें कि कोरोना आया, पूरी दुनिया के अंदर आ गया, लेकिन पूरी दुनिया लॉकडाउन में चले गई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान, जो अच्छे लीडर की सलाहियत होती है, वो हमेशा चीज़ों को फोर्स ही कर रहा होता है। उसके अंदर दीवार के पार देखने की भी अल्लाह ताला ने जो है वो सलाहियत रखी होती है। तो खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये हमारे फ़ैसला किया। बहुत सारे लोग उनको ये प्रेशराइज़ करते थे कि आप क्यों नहीं लॉकडाउन करते। हमारे मुल्क के एक सूबे के अंदर लॉकडाउन था, एक हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ था, वहाँ पर तो बल्कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जो है वो कोविड की बुनियाद के ऊपर जो है पकड़ के जेल में भी उनको डाल दिया था। लेकिन यहाँ हमने ये फ़ैसला किया कि हम SOPs की कंप्लायंस करवाएंगे और अपनी इंडस्ट्री को हम बंद नहीं होने देंगे। तो हमने कोशिश की कि हम अपनी इंडस्ट्री को खुला रखें, उसे बंद ना होने दें। उस हालात के दौरान इंडस्ट्री खुली रही और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पीछे चले गई, भारत की एक्सपोर्ट पीछे चले गई, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर है उन्होंने ग्रो किया और ना सिर्फ ग्रो किया बल्कि जो पाकिस्तान की जो GDP है, जिसको बहुत सारे आलमी मालियाती इदारे कह रहे थे कि ये 1.5%, 2% के ऊपर रहेगी, वो जब अब नए फिगर्स आएंगे, जो रिवाइज फिगर्स आएंगे, आपको नज़र आएगा कि वो 4.5% से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। और अब जिस रफ्तार से हमारी मैशियत चल रही है, इंशाल्लाह हम GDP का 5% क्रॉस करेंगे और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। ग्रोथ के भी दो मॉडल्स हैं हमारे पास। एक ग्रोथ वो है कि जिस तरह आप ताकत का टीका लगाते हैं
तो आप खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन एक तरीका ये है कि आप डेट ड्रिवन ग्रोथ कर लें, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ कर लें, कि यानी कि मैं हर मांगे तांगे की हर चीज़ ला के अपनी घर पे खड़ा कर लूँ को मेरे पास BMW भी आ गई, अच्छा घर भी आ गया, और मैं कहूँ मेरी बड़ी तरक्की होगी, जबकि पता हो कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने क्रेडिट के ऊपर उठाई हुई हैं, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा जी हाँ, मैंने 5.5% ग्रोथ कर ली। लेकिन एक ग्रोथ वो है जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो 4% होगी, 5% होगी, फिर उससे अगले साल 6% होगी, उससे अगले साल 7% होगी, बतदरीज उसके अंदर इजाफा होगा, और वो ग्रोथ आपकी पैदावार बेस्ड ग्रोथ होगी कि आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सलाहियत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उस सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। हमारे लोग कहते हैं जी डॉलर का रेट ऊपर चला गया, कोई कहता था डॉलर 200 के ऊपर चला जाएगा। ये 2 बार है, 2019 के अंदर डॉलर 168 के ऊपर गया, वापस 152 के ऊपर आ गया। उसके बाद फिर ये जुलाई 2020 जुलाई में जून के अंदर फिर इसी तरीके से 169 पे गया, फिर वापस 152-53 के ऊपर ट्रेड होता रहा। अगर ऑन एवरेज देखें एक साल की तो ये 160 के पास रहा। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, हमारी गुड्स प्लस सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो पिछला साल क्लोज हुआ वो 31 अरब डॉलर की थी, और हमारे जो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सालाना 18 से 19 अरब डॉलर पाकिस्तान में भिजवा रहे थे, उन्होंने 2020-21 के साल के अंदर आपको 29.5 बिलियन डॉलर भेजे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसकी वजह से हमारा जो नॉन डेट डॉलर इनफ्लो है वो 60 अरब डॉलर से ज़ायद था, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नॉन डेट डॉलर इनफ्लो 60 से 61 अरब डॉलर नहीं आए। 2018 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई आखिरी साल तो 50 अरब डॉलर थे एक्सपोर्ट्स प्लस आपकी रेमिटेंसेज। लेकिन उसी के साथ साथ हमने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया, 2.5 अरब डॉलर उसमें आ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1000 अकाउंट्स रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो है वो ओपन हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा RDA के अंदर जमा करवा रहे हैं, और हमारी इस साल एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह जो हमारी गुड्स प्लस जो हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह हमारी 39 बिलियन डॉलर के ऊपर होंगी, और जो हमारे रेमिटेंसेज होंगे वो भी इंशाल्लाह हम बढ़ा के उसको 31 से 29 साढ़े 29 से ये 31-32 डॉलर के बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो ये जाएंगे, और रोशन डिजिटल अकाउंट हमारा 5 बिलियन डॉलर को जो है वो टच करेगा। तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 75 बिलियन डॉलर जो है वो नॉन डेट इनफ्लो आएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि जो हमारा डॉलर्स का जो बैलेंस है, जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट से परेशान होते हैं, वो हमारा बराबर हो जाएगा, उससे हमारे डॉलर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने मेजर्स लिए हैं, हम जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उनको अब डिस्करेज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है जहाँ टैक्सेस लगा सकते हैं वहाँ टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत आपकी हुकूमत है, और मैं समझता हूँ कि जो एसोसिएशंस की नुमाइंदगी है, आप मुझे आज से एबुमा का जो है वो मेंबर्स बना लें, अपना मुझे आप जो है वो वकील बना लें। मेरा दफ्तर भी हाज़िर है, मैं ख़ुद भी हाज़िर हूँ, और मियाँ दलील साहब ने भी तजवीज़ दी, और इमरान साहब भी कह रहे थे कि आप ब्रिज का किरदार अदा करें। हम ब्रिज का भी किरदार अदा करेंगे और ब्रिज फाइनेंसिंग का किरदार भी अदा करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह आपका प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने मुलाकात का कहा, वज़ीर ख़जाना साहब से कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से हर हफ्ते जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऑफिस है इस हवाले से ख़ास मुतहरक है। और आपने देखा
कि जितनी सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ताजिकिस्तान गए थे, उससे पहले उज़्बेकिस्तान गए थे, और वहाँ पर आप लोगों को वहाँ साथ लेकर गए हैं। ये भी आप लोगों की ही तजवीज़ थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जहाँ जाएं वहाँ हमारे नुमाइंदों को लेकर जाएं, और वहाँ के जो लोग थे उनकी जो नज़र है वो हमारी टेक्सटाइल के जो सरमायाकार हैं उनके ऊपर है। वो उनको कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको मराद देते हैं, हमारे पास धागा भी यहाँ पे मौजूद है, आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का जिसका ताल्लुक है बिजनेसमैन का या दीगर बिजनेस कम्युनिटी भी जो है, उनकी दुनिया के अंदर भी मांग मौजूद है, वो उनको बुला रहे हैं कि आप आएँ। इसी के साथ साथ जो आपने बात की, हमारी कोरोना के दौरान आप भारत की मैशियत देखें -7% के ऊपर चले गई, बरतानिया की मैशियत जो है वो माइनस के अंदर चले गई, बांग्लादेश की मैशियत जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर सकी। लेकिन आप ये देखें कि ये ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए हुकूमत ने ख़ास मेजर्स लिए, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि हुकूमत ने आप लोगों के लिए, मुझे याद है कि उस वक्त जो लोन डेफरमेंट थी आपकी डेफरमेंट की गई, जो लोगों की प्रिंसिपल अमाउंट्स की डेफरमेंट थी, जो उनकी इंटरेस्ट की डेफरमेंट थी, वो उसका टोटल जो इम्पेक्ट था वो 657 अरब रुपया था जो उस वक्त स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए। इसी तरीके से जो आपका इंटरेस्ट रेट, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जब उसको रिव्यू किया गया 7% के ऊपर आया, उसका तकरीबन 450 अरब रुपए का जो इंटरेस्ट रेट का लोगों को बेनिफिट हुआ कि इंटरेस्ट रेट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट कम अदा करना पड़ा। इसी के साथ साथ जो लोगों की लोन की रीस्केड्यूलिंग हुई वो 244 अरब रुपया था, और फिर जो रोज़गार स्कीम थी जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी फोकस था कि जो आपकी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लेबर है जिनको आपने रोज़गार दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर एबुमा के या जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो स्पिनिंग से हैं, वैल्यू एडेड सेक्टर से हैं, ये कोई एक ख़ानदान नहीं है, ये हज़ारों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, और अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो ये लाखों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है हुकूमत और हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो आपकी मदद को, आम आदमी की मदद को, ताकि उसका रोज़गार ना ख़त्म हो, आगे आया, और 238 अरब रुपया आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो सैलरी पेमेंट के लिए आपको फराहम किया गया। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने अपनी इंडस्ट्री को सहूलत फराहम करने की कोशिश की। चूँकि आप लोगों का ताल्लुक जो है वो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ट्रेडर्स के साथ भी वाबस्ता है, तो उसमें आपको याद होगा कि 50 अरब रुपए का हम उनके लिए भी पैकेज लेकर आए थे बिजली के लिए, जिनके 3-3 महीने की। कोरोना में पाकिस्तान की मईशत ने बेहतरीन तरीके से सस्टेन किया, ये कहना है वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से हमारी मईशत चल रही है, हम 5% ग्रोथ आसानी से हासिल कर लेंगे और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। और जरदारी साहब के फ्रंट में शर्जील मेमन का नाम आया है जी। अब दोबारा हमें पनामा की तरह पता चल रहा है कि ये पर इसमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने किस तरह पूरी दुनिया में अपने पैसे जो हैं वो छुपाए। अब यकीनन ये एक और इंकशाफ है पाकिस्तान के लोगों के सामने, इसीलिए हम बार बार पाकिस्तान की अदालतों से ये कहते हैं कि ये मुकदमात रोजाना चलने से लोग थक गए हैं करप्शन के किस्से कहानियां सुनते सुनते, और जरूरी है कि इन मामला को मंतकी इंजाम तक पहुंचाए। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में नैब और अदालतें इन मामला को तहकीकात करेंगी और इनको एक इंजाम तक जो है ये पहुंचे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है फवाद साहब कि जब वो लोग जो ये पहले कहते थे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ उनकी जायदादें जो हैं वो निकली, जैसे इस तरह की कोई तहकीक सामने आती है, उन लोगों से वाबस्ता लोगों के नाम आते हैं, उनके नाम आते हैं, तो फिर मलबा जो है वो हुकूमत पर, हुकूमती अहदेदारों पर डालना शुरू कर देते हैं। वो तो देखें जी, लोगों के सामने लोग बेवकूफ तो नहीं। दूसरी बात यह है कि देखें
ये इनकी जो भी अभी तक तहकीकात आई हैं उनमें इनके जो शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली का नाम हर तहकीकात में आया और हम पता चला है कि करप्शन के एक्सटेंट क्या, अभी जैसा पीएम साहब ने अपनी ट्वीट में भी कहा है कि इतना ही अहम मसला है जितना क्लाइमेट चेंज का मसला। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया इसका नोटिस ले और गरीब मुल्कों से जो पैसा है वो अमीर मुल्कों में इस तरह से शिफ्ट होने से उसको डिस्करेज किया जाए और इन क्रिमिनल्स को पकड़ के इनको सजा दी जाए। ठीक है, अच्छा अहमद साहब हमारे साथ हैं, अहमद पंसौता, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अहमद। चाहता हूं कि जिस तरह अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस पर अपना मौकिफ ले रही है, लास्ट टाइम तो उन्होंने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये तरीकाकार गलत है, ये कैसे सामने आ गया। अब इस दफा सिलेक्टिव अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो तो हुकूमती वज़रा है उनकी हद तक ये बात ठीक है लेकिन अपनी बात जो है वो नहीं कर रहे। तो ऐसे ऑपोजिशन की तरफ से जब ये तनकीद आएगी तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? देखिए कि मैं तो समझता हूँ जो नून लीग कह रही है कि अगर कोई हुकूमती वज़ीर मुलव्वस है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर अभी तक जो कागजात आए उनमें तो कोई हुकूमती वज़ीर का उस तरह नहीं है, लेकिन अगर आया 100% कार्रवाई होगी और नून लीग वाले भी करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए कि एक बहुत बड़ा मसला जो हमने देखा है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर किसी की जायदाद चाहे वो किसी भी तरीके से बाहर गई हो वो चली जाती है लेकिन वो बाद में उस मुल्क के अंदर किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं होती तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमने देखा है हमारे पाकिस्तानी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो ऐसे ममालिक में रहती रही हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती रही है। हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हर फोरम पे इस हवाले से गुफ्तगू की, अभी UNGA के अंदर भी उन्होंने इस हवाले से बात की। आप समझते हैं कि अब ये नई इन्वेस्टिगेशन जो है इतने बड़े लेवल पर सामने आई है, इसके बाद क्या इस मामले के ऊपर भी वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जो तहकीकात है ये वज़ीर आज़म के उस मौक़िफ़ को तकलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। ये आवाम की दौलत है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के जरिए जमा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम मुल्की शख्सियात की तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पेंडोरा पेपर्स में करप्ट अनासिर गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाने वालों को बेनकाब किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि वो तमाम लोग जिसमें मुलविस हैं उनका एहतसाब होगा। हम पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये आवाम की दौलत है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के जरिए जमा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अशराफिया ने टैक्स चोरी और करप्शन से सरमाया जमा किया। हमारी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम मुल्की शख्सियात की तहकीकात करेगी। ऐसे मामलात को ना रोका गया तो मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हम पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। वो तमाम अनासिर जो इसमें मुलविस हैं उनका एहतसाब होगा। ये आवाम की दौलत है जो गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजी गई और चोरी की गई। हमारी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम मुल्की शख्सियात की तहकीकात करेगी। पेंडोरा पेपर्स में करप्ट अनासिर गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाने वालों को बेनकाब किया जाएगा। मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि इस नाइंसाफ़ी का माहौलियाती तब्दीली की तर्ज पर नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। कि उसकी
चारों पांचों आर्म्स हैं, अगर उसका जिक्र आ रहा है तो उसको कोर्ट के सामने आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कोई एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि इनका नाम आया है, इन्होंने क्या क्या किया है, उसको अगर वो प्रूव कर सके तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो दे शुड फेस द म्यूजिक ऑफ द लैंड। जो कि हम इस सारे प्रोसेस से पनामा लीक्स के बाद गुजर चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा मजीद बेहतर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो होंगी। अहमद, जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मेरे ख्याल में वहीं रह गया, उसका जवाब मैं दोबारा वो आपके सामने रखूंगी कि जो असल मसला है, ये इन्वेस्टिगेशंस तो हो जाती हैं, नाम भी आ जाते हैं, एक तरह से साबित भी हो जाते हैं, लेकिन जो रकूम है जो यहाँ से लेकर जाई जाती हैं गैर कानूनी तौर पर और वो बड़े ममालिक में छुपाई जाती हैं, वो वापस नहीं आती। सो इसमें जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लॉज इसमें कितनी बड़ी रुकावट पैदा करते हैं? अहमद देखिए जी, हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ तो उसके लिए प्रोविजन रखता है कि जो आपकी म्यूचुअल असिस्टेंस है थ्रू आप बेसिकली पैसा सकते हैं, और उस इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की शहजाद रिकॉर्ड सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी मुनासिब प्रॉपर तनकीद हो रही है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के खिलाफ, वो ये है कि अभी तक इन तमाम कार्रवाइयों का फायदा या नुकसान हमें तब पता लगेगा जब पाकिस्तान में पैसे आएंगे। अब पैसे आने के लिए इन ममालिक के साथ आपकी इंडिपेंडेंट ट्रीटीज अग्रीमेंट इन सर्टेन अरेंजमेंट्स होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की उस तरह से नहीं थे। इसलिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लॉ को इन्वोक करके इंग्लैंड के साथ भी चीजें साइन की गई और डिफरेंट ममालिक के साथ की गई। इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स में जाना पड़ेगा जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जी सारे का सारा इल गॉटन मनी पास है वहां पर, वो सारे का सारा पाकिस्तान पे वापस है। और अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर कन्विक्ट हो जाते हैं तो देन पाकिस्तान मस्ट ट्राई एंड गेट दैट मनी बैक, वहां पर जाकर उसको कंटेस्ट करें, ऑक्शन करवाएं प्रॉपर्टी को, जैसे भी करवाएं, पाकिस्तान में पैसे वापस लाएं। एट द मोमेंट जो अरेंजमेंट है कानून के तहत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तहत सारे, वो कुछ इतने जामे या खातिरख्वाह जो है नहीं। सही है, लेकिन क्या इसमें आपको एक बड़े मजे की एक वो मिसाल दूंगा, बड़ी देसी आप दे दें, फिर उसके बाद में इसी में से एक सवाल है जो मैं आपसे देसी टेंस में, और अहमद जो है वो उसको बिल्कुल एंडोर्स करेंगे बीइंग अ लॉयर। आप अपने किसी भी लोकल डिस्प्यूट के अंदर अगर आपके पैसे अगर किसी वजह से कहीं फंस गए, आपके साथ फ्रॉड हुआ या कोई ऐसा चीज़ हुआ, बैंकिंग फ्रॉड हो गया, उसमें साल नहीं, उसमें सालों साल लग जाते हैं प्रूव करने में अपने मुल्क के अंदर, जिसमें आपके असर रसूख भी शायद हो, आपके ताल्लुकात भी हों। अब हम एसेट रिकवरी यूनिट का इन्होंने जिक्र किया, और फिर बाहर मुल्क और ऐसे मुल्क जहाँ पे ट्रीटीज़ नहीं है, जहाँ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई जिसने वादा किया था कि हम लेके पैसे आएंगे, मैं अपनी ज़ाती मिसाल ये दे सकता हूँ कि मेरे कुछ पैसे किसी वजह से फ्रॉड में फंस गए, तो उसको आज 7 साल हो चुके हैं, मुझे वो नहीं मिल रहे, लीगल प्रोसीडिंग में है। आप इंग्लैंड के अंदर आपके पैसे चले गए, अमेरिका के अंदर चले गए, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग। तो अहमद इसको इंडोर्स करेंगे कि वो कितने लीगल लकूनस होते हैं, और आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो कोई जादू की छड़ी होगी कि जैसे ही खान साहब आए उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस आए वो आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, और क्या इसमें अहमद जब बड़े बड़े जो ममालिक हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इसके मुताबिक रशिया, यूके, अर्जेंटीना, चाइना, ब्राज़ील इन ममालिक में शामिल है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उनको बड़ा ही इंपॉर्टेंस शायद इस वजह से भी मिलती है क्योंकि वो एक तरह से इन्वेस्टर्स भी हैं उन ममालिक के अंदर, वो पैसा वहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। सो आप समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, इंटेंशनली कोई कार्रवाई नहीं की जाती इन बड़े मुल्कों की तरफ से? देखिए जी, मैं तो आपके साथ 100% यहाँ पर एग्री करूंगा, बिकॉज जिन जिन जगहों पर ये पैसे पार्क हैं, अगर आप देखें दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर जो सेफ हेवन इसलिए बने हुए हैं बिकॉज वहां पर सारे का सारा पैसा जो है मोस्टली इल गॉटन मनी है। बहुत साथ बाद में स्पेन देख लें, लंदन में बहुत सारे पैसे गए हैं, और उसके ऊपर एक रिलक्टेंस जो है वो आपको नजर आती है। नवाज शरीफ साहब के केस में और बेतहाशा प्रॉपर्टीज के केसेस में, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सियासतदानों के केसेस में थे कि वो आपको विलिंगनेस फ्रॉम दीज पॉलिटिकल कंट्रीज या दीज कंट्रीज नहीं आती, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नजर नहीं आती। उसके पीछे बुनियादी रीजन एक ही नजर आता है कि ये सारे का सारा अगर इल गॉटन मनी पाकिस्तान या अपने अपने ममालिक में वापस जाएगा, उनके यहाँ तो चीजें खाली हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल गलत है, और हमारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उससे बहुत सारे कामों से एग्री करता हूँ, बट ये वो एस्पेक्ट है जब तक वो इस पर काम नहीं करेंगे पाकिस्तान में उनकी किसी तरह क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकेगी। लोग ये कहेंगे कि हर आदमी प्राइवेटली बैठ के कहता है कि जी पैसे कहाँ है, पैसे निकालें,
वैसे हमें बताएं हमारे जो इल गॉटन मनी है पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। अब इसके लिए एक बड़ी जिसे कहते हैं जामे स्ट्रैटेजी मुरतब करने की जरूरत है। शहजाद अकबर साहब इस पर ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया भी है। एंड आई थिंक जब तक वो काम नहीं होगा तो पाकिस्तान को उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाकी ये पैनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, विकी लीक्स हो, इन सब लीक्स का फायदा कोई नहीं जब तक वहां पर लीकेज ना हो और पाकिस्तान के अंदर हमारे पैसे वापस। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो ऑफशोर कंपनी का होना और दूसरे ये है कि उसका डिक्लेयर होना। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई आम आदमी है, इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मायो, इस किस्म की करप्शन की कहानियाँ जब आती हैं, उसका जो हमारी सोशल या जो मॉरल जो हमारी उसका जो इम्पैक्ट है, आप समझते हैं कि वो होता है? हमारी सोसाइटी की डायनामिक्स क्या हैं कि ऐसे लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित भी हो जाते हैं उसके बाद भी वो आ जाते हैं और उनको वोट्स भी मिल जाते हैं, वो सियासत में हिस्सा भी ले लेते हैं? मेरा ख्याल है ये हमारी सियासत का बहुत बड़ा डिलेमा है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ामात थे और आप उन इल्ज़ामात को अवॉइड करके दोबारा पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वो बताया जाता है कि कितना ताकतवर आदमी है कि कानून भी इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो वो जो ये कॉन्सेप्ट है कि अनटचेबल्स का इन दी अदर सेंस, उसका जो है ना बड़ा नेगेटिव इमेज बनता है। और उसको देखें कि आप लॉलेसनेस जो हमारे मुल्क में हो रही है वो भी उस सेंस में होती है कि देखा जाता है कि अगर मेरे ताल्लुकात किसी वजह से और मैं पॉलिटिकली किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, अदालत को, तहसीलदार को, थाने को और इसको, और ये वो चीज़ें हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि इनको चेंज करना है। और अभी हम 3 सालों में देख रहे हैं, केपी में हमने पिछले उनकी हुकूमत के दौर में देखा कि उन्होंने बहुत हद तक चेंज किया। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है जिसमें हम अपनी शिकायत हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, तो उसको अगर उस चीज़ के साथ एसोसिएट करें, दिस इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग। अब ये चूँकि 60-70 सालों के अंदर हम एक इनहेरेंट इतना गलत सिस्टम बन चुका है जिसमें हमें मजा आता है उस चीज के अंदर कि अगर हमारे ताल्लुकात किसी बड़े आदमी के साथ अमीर तो के हम लिए टैक्स कानून को और avoid है, कर गरीब सकते के हैं। लिए कानून तो और है। ये वो चीज है जिसको चेंज करना है और उसके अंदर शायद हमें अगले मैं यहाँ पर एक चीज को कॉन्ट्रीब्यूट करना जी, चाहूंगा। जी। हुमायूं साहब ने एक बात की थी ना कि मैं हुमायूं साहब की इस बात से बहुत एग्री हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा है, हम इसे बाहर से पैसा लाने की बातें बात नहीं करें तो पाकिस्तान ऐसा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर लोगों ने जो बैंक लोन डिफॉल्ट किए हुए हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, एक शरीफ आदमी ने किसी दूसरे आदमी को पैसे दिए, फिर हुमायूं साहब ने अपनी एग्जाम्पल दी, सब फ्रॉड हुआ है। हमारे अदालती निजाम कंड्यूसिव नहीं है इन सॉर्ट ऑफ गेटिंग दिस मनी बैक, इन रिकवरिंग दिस मनी। हम पहले इन चीजों को ठीक करें, वो बहुत जरूरी है। हम जब कोई बाहर की लीक्स आती हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम वहां से पैसे आ जाए, वहां के पैसे तो बाद में। आप पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से लेके, सिविल कोर्ट से लेके, एफआईआर से लेके, लोकल कोर्ट में किसने रिकवरीज की हैं, वो रिकवरीज हमारी पेंडिंग है। मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कम से कम कितने फाइन किए हैं, तमाम के तमाम सस्पेंडेड है बाय द कोर्ट। सिमिलरली बहुत सारी जगह जहाँ पर अभी तक फाइन रिकवरी नहीं कर सके, कहाँ हम रिकवरी की बातें करें। तो हम जब कोई पेंडोरा बॉक्स या पैनामा लीक्स आती है, हम भाग के बाहर भागते हैं कि यहाँ से पैसा ले आए, इंग्लैंड से पैसे ले आए। तो भाई इंग्लैंड से पहले जो आपके लोकल पैसे यहाँ पर पकड़े हुए हैं, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड किए हुए, जो यहाँ के लोकल नैब केस में, आप वो तो रिकवर करवाएं, उसके लिए तो कोई एफर्ट्स करें। वहां पर हम टोटली पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर इफ यू लैंड समबडी एनी अमाउंट ऑफ मनी, रेस्ट अश्योर यू वोंट गेट इट बैक। तो ये हमारी परसेप्शन बड़ी गलत बन चुकी है। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बहुत सारे समरी लॉज हैं, बट जो लेन देन के मामला हैं, जो एक दूसरे को पैसे दे के जो लोगों को वापस नहीं मिलते, उसके ऊपर एक समरी प्रोसीजर इंट्रोड्यूस जरूर कराएं, बिकॉज हमारा सिविल प्रोसीजर कोड तो उसको किसी हद तक आई वुड से एड्रेस करने में नाकाम है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन शायद लोगों को उम्मीद भी इतनी ज़्यादा दिलाई गई थी और लोगों को उम्मीद थी कि जो पैसा लूट के लेकर गए हैं यहाँ से लोग, वो पैसा बाहर से वापस आएगा। अभी भी हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह ऐसा होगा, लेकिन बहरहाल इसमें कितना वक्त लग सकता है ये शायद अंदाज़ा जो है लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट इसका मैं आपसे जानना चाहूँगी अहमद, कि पाकिस्तान के जो कानून हैं या आईन है उसके मुताबिक एक तो चीज़ ये है कि किसी ने ऑफशोर कंपनी बना ली जाके, लेकिन वो छुपा रखी है, वो डिक्लेयर्ड नहीं है। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, सियासतदान है या आम आदमी है, क्या तमाम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिक्लेयर करें, उनका कोई भी असासा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है? दूसरी बात ये कि क्या ये सिर्फ सियासतदानों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए, आम आदमी के लिए ये मुख्तलिफ है? ज़रा थोड़ा सा ये वजाहत कर दें। बात ये थी कि हमारा जो टैक्सेशन है तो टैक्स, आपकी टैक्स हर तरह की इन्वेस्टमेंट लोकल फॉरेन अब्रॉड डिक्लेयर्ड, वो आपका क्या है, आपकी का आपकी करेंसी खर्च अपने कंपनी को
As far as creation of an offshore company is concerned, there is absolutely nothing wrong with that. But as far as declaration of that is concerned, अगर आप इसको declare करते तो that comes as misdeclaration. That will be treated as misdeclaration. और misdeclaration एक इतना serious offence है जिसमें हमारे member parliament जो है बहुत सारे फर्क पड़ जाते हैं. अब आपने तफरीक की, वो तफरीक बिल्कुल एग्जिस्ट करती है. तो एक member parliament है, उसकी declaration का जो level है, that is just a threshold different. Because he has to conform to Article 62 and 63 जहाँ पर उसको बिल्कुल ठीक है अहमद, आपकी बात को हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे. सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है. बहुत शुक्रिया फैसल आपके वक्त के लिए. फैसल, इस वक्त एक जो है वो तहलका मचा दिया है इस इन्वेस्टिगेशन ने. बड़े बड़े नाम हैं इसमें, पूरी दुनिया से 700 नाम पाकिस्तान से हैं और उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है. एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि सिर्फ सियासतदानों को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है. इसमें और जो लोग हैं उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. क्या कहेंगे आप फैसल? जी, दो चीजें हैं. सबसे पहले तो पिछले दिनों हमने देखा मीडिया पे और कई जगहों पे कुछ कयास सराहियां और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही थी इस ऑफशोर कंपनीज के साथ. तो आज ICIJ ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि इमरान खान कोई ऑफशोर कंपनी नहीं. कहना पड़ा उनको. जी हाँ जी. और इससे पहले भी पूरा ऑडिट हो चुका है इमरान खान साहब का. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा ऑडिट हुआ था. एक एक चीज देखी थी, वहां से भी वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज है कि जो जबरदस्त चीज की है, जो पिछली हुकूमत जब पैनामा लीक्स आई थी, क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनीज निकल आई तो वो नहीं कर सकते थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे. उस हुकूमत ने कुछ नहीं किया. लेकिन इस हुकूमत में जब आ गया तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस चीज पे पूरा यकीन रखते हैं और वो आवाज भी उठाते रहे हैं कि किस तरह से गरीब मुल्कों से पैसा निकल के अमीर मुल्कों में जाता है. और जो फैक्ट आई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर, 7 खरब डॉलर जो है वो बाहर स्टोलन एसेट्स जो हैं वो बाहर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में पड़े हुए हैं. इसके साथ 1 ट्रिलियन डॉलर सालाना जो है वो गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों का रुख करता है. तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन का बोल दिया है. जितने भी पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होंगी और देखा जाएगा तहकीकात में. और कोई भी अगर इलीगल उसमें चीज सामने आती है तो फिर फर्दर एक्शन भी किया जाएगा. तो दो चीजें इसमें बड़ी वाज़ेह हैं. अब जो आपने बात की है, देखिए ये जो पैनामा लीक्स भी हुई थी जी, और ये जो अब पेंडोरा पेपर्स, हाँ जी, पेंडोरा जो पेपर्स सामने आए हैं जी, इस पे बड़े बड़े नामों को बेनकाब किया है दुनिया भर में. और दुनिया भर में कई लोग जो हैं या अभी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई मिनिस्टर्स रह चुके हैं और वो भी ऑफशोर कंपनीज उन्होंने भी बनाई हैं. देखना ये होगा पाकिस्तान की, अब मैं वापस पाकिस्तान की बात करूंगा कि इसमें जब हम कहते हैं, लेकिन एक तो चीज है ना, आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं और उसको आप डिक्लेयर करते हैं FBR में तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई ऐसी चीज नहीं है. अगर उसमें आप देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है तो वो जरूर चेक करते हैं. लेकिन अगर आप डिक्लेयर ही नहीं करते और आप छुपाते हैं तो फिर जाहिर है ये एक ऐसी चीज है जो कि गैर कानूनी है और उसके हवाले से उस पर कार्रवाई की जाएगी. बिल्कुल ठीक है. अहमद, हुमायूं सॉरी, आप पूछना चाह रहे हैं? साहब, आप चूंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्पोक्स पर्सन है, तो आपसे एक बड़ा अहम सवाल है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है. एक तो उनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ था पैनामा लीक्स के साथ. अभी इस जो पेंडोरा पेपर्स हैं उसमें आज जो उनका नाम आया, उनके दामाद का या उनके बच्चों का, इसाक डार साहब के, अली डार साहब का, उसको आप किस सेंस में देखते हैं कि ये तो वो कंटिन्यूएशन होगी उस चीज़ की? उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, उनकी अपनी बिजनेस एक्यूमेंट कोई भी नहीं, या था या नहीं था, तो उसमें आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूएशन है जो पनामा ने की और पेंडोरा ने अब उसको एंडोर्स कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल. बात यह है कि जो एफिडेविट भी है इसाक डार का जो मौजूद है, जो बयान हल्फी जो इन्होंने दिया था और इन्होंने बताया था नवाज शरीफ के हवाले से अपना जो बयान हल्फी दिया था उसमें, वो भी सामने रखें.
पैनामा पेपर्स भी सामने रखे और अब ये जो पेंडोरा पेपर्स में भी इनका नाम आ गया है। तो बिल्कुल ये तो जुड़ी हुई चीज है और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसके लिए करते थे, उसका इन्होंने खुद ही एतराफ भी किया हुआ है अपने उसमें स्टेटमेंट में। तो ये चीजें तो सामने है और पूरी तरह से कार्रवाई होगी। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया है कि जितने भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं सभी के ऊपर कार्रवाई होगी, सभी को देखा जिससे कतई नजर कि कौन जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है और ये कौन नहीं है, इससे कतई नजर अक्रॉस द बोर्ड जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से जो भी इलीगल चीजें सामने आएंगी उस पर फिर प्रॉपर एक्शन किया जाएगा। ठीक, अहमद यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज? आप सर मेरी आपसे क्वेश्चन ये होगा कि लेट से अगर कोई गवर्नमेंट की साइड से नाम आता है, उस नाम के सिलसिले में या कोई मिनिस्टर है, कोई लेट से समबडी एल्स, क्या वो आदमी रिजाइन करेगा आउटसाइड से, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी रही है हमेशा से? अच्छा देखिए, जब आप पे तहकीकात चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, असूली तौर पे आपको इम्पार्शियल होना चाहिए। आपको असूली तौर पे अपनी वजारत से अलग होके इम्पार्शियल होके तहकीकात का हिस्सा बनना चाहिए। अगर कोई इलीगल चीज इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाती है और फिर उस पर तहकीकात हो रही हो तो एब्सोल्युटली यू आर राइट, उसको रिजाइन करना चाहिए और रिजाइन करके इम्पार्शियल होके अपने आप को तहकीकात के लिए पेश करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, सेनेटर साहब, इसमें आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी है जिसमें कोई कमीशन बनाया जाए, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी हो जो इन पेपर्स का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एनालिसिस करे और जो देखे कि कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन लॉ ऑफ द लैंड की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए? तो क्या आइंदा आने वाली कैबिनेट में या आइंदा आने वाली डिसीजन मेकिंग में इसके ऊपर बहस होगी? मैं कोई इतने उससे नहीं कह सकता, टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मेरा ये ख्याल जरूर है कि इस किस्म का ऑफिशियल कोई फोरम बनाया जाएगा जो इस पूरे मामले को एक्सक्लूसिवली देखेगा। लेकिन अभी फौरी तौर पे मैं अगर आपको कहूँ कि हाँ जी ऐसा हो रहा है तो मेरी नॉलेज में नहीं होगा। जाहिर है इस पे कल मंडे है, कल भी इस पे कुछ मीटिंग्स होंगी और फिर उसके बाद फौरी तौर पे कोई ना कोई ऐसा फोरम जरूर बनाया जाएगा जो इस पूरे मामले को देखेगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। और वज़ीर आज़म साहब चूँकि अपनी ट्वीट्स के ज़रिए बड़ा वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि इसमें भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी शोबे से हो या किसी भी सियासी जमात से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा अहमद, इसमें एक चीज़ जो हमने पहले भी, चाहे वो पनामा लीक्स हों या अब तो खैर अभी कबल वक्त है कहना, लेकिन बड़े बड़े लोगों के नाम आए इस मरतबा भी कहा जा रहा है, अभी ये कंफर्म नहीं है बट इत्तलात हैं कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का भी शायद इसमें नाम है, प्यूटन के खुफिया जो उनका इनर सर्कल है उसके भी खुफिया असासे जो हैं सामने आने का इंकशाफ है। इससे पहले भी बड़े बड़े नाम आए थे बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान के भी, लेकिन पाकिस्तान में तो हमने देखा कि तहकीकात हुई, लेकिन बहुत जगहों पे बहुत ममालिक में वो तहकीकात दब गई। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, तहकीकात तलब तो मामला वो होंगे जहां पर मिसडिक्लेरेशन होगी। सिंपली एंड मेनली ऑफशोर कंपनीज बना के उनके थ्रू बिजनेस करना इट शुड नॉट बी एन इशू। वो तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जहां जहां पर इस तहकीकात की बेसिस पर ये सामने आएगा कि ये ऑफशोर कंपनी इस इंटेंट से बनाई गई थी कि इनके अंदर पैसा जो है वो इलीगल तरीके से उसको लॉन्डर किया गया है या उसको किसी तरीके से इधर से उधर लेके गया गया और इट्स नॉट डिक्लेयर्ड, फिर तो बात समझ आती है। बट जहां जहां पर दबाई गई इंटरनेशनली तो अगर आप देखा जाए तो साबका आई थिंक टोनी ब्लेयर साहब की फैमिली पे थी, फिर उधर आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑल ऑफ देम हैड रिजाइन। ये तो हमारे ही जो थे जिसको परेशानी थी कि हमें क्यों निकाला, बाकी सब जो आराम से निकल गए थे। अच्छा, इसमें हुमायूं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो वज़ीर आज़म साहब ने की, उन्होंने कहा कि ये इसकी जो अहमियत है उसको समझने की ज़रूरत है, दुनिया इसको जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है उसकी तरह की अहमियत दे। लेकिन हम इसके बरक्स ये देखते हैं कि शायद आलमी सतह पर इसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। क्या उनके अपने कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं या वो ख़ुद बेनिफिशरीज़ हैं इस तमाम सूरत हाल के, जिसकी वजह से डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जो है फोकस नहीं करती? इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली के अंदर बताया था कि पिछले
चंद सालों में या चंद दहाइयों में तकरीबन 7 खरब डॉलर्स की जो है डेवलपिंग कंट्री से पैसा इन मुल्कों को इनके अंदर पार्क हुआ है, जो कि सेफ हेवन्स कहलाते हैं, टैक्स सेफ हेवन या इकोनॉमिक सेफ हेवन। तो अगर आप 7 ट्रिलियन डॉलर्स डेवलपिंग कंट्रीज का लेके उन मुल्कों के अंदर जाता है और पैसा जहाँ पे जाता है इट देन गेट्स इनटू द इकोनॉमी एज वेल, वहाँ पे स्पेंडिंग होती है, वहाँ पे ओवर स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, वो तो जिस किस्म के लेविश इन लोगों के वो चोरी करने वाले पैसे हैं वो जैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है। तो देयर इज़ ऑलवेज रीज़न कि ये मुल्क जो हैं उनको, और आज का अगर आप ये देखें तो पानामा पेपर्स जब पानामा के अंदर हुए तो पानामा गवर्नमेंट ने जो है ना उस वक्त तकरीबन 7 लाख कंपनीज थी, उस वक्त 3.5 लाख कंपनीज को बैन कर दिया और उनका ख्याल ये था कि जो पैसे उन मुल्कों में आ रहे हैं अगर इसके ऊपर कुछ कर्ब ना किया गया तो वो पैसे नहीं आएंगे। तो सेम गोज़ फॉर अदर टैक्स हेवन्स कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का पैसा वहाँ पे जाके पार्क होता है और गरीब मुल्क जो हैं उससे फारिग हो जाते हैं और उस मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं कि किसी तरह इसको छुपाया जाए या उसको ऐसा दबाव बख्शा जाए। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस तो आ गई सामने, ये नाम भी आ गए, तहलका भी मच गया, लेकिन जिसका भी नाम हो, ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने विजन के मुताबिक और अपने मकसद के मुताबिक बिला इम्तियाज़ कोई रियायत ना बरतें किसी के भी साथ, और बिला इम्तियाज़ जो है वो उनके साथ जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो। इसी नोट पर प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसौता आपका, हुमायूं खान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़िन मुशर्रफ बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।